चलिए, ये PHP के सीरीज का वीडियो है और इसमें हम लोग आज एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक ई-कॉमर्स जैसा वेबसाइट सोच रहे हैं बनाने का, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे MySQL को और PHP लैंग्वेज को। तो हम लोग इसी सीरीज में इससे पहले जो हम लोग है वो एक रेस्टोरेंट के हिसाब से, टी शॉप के हिसाब से वेबसाइट बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डरिंग करने की कोशिश की थी और उसमें प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की थी, बस हो गया। तो ये चीज़ को थोड़ा सा एडवांस करते हुए आप मेरे साथ बनाएंगे ये प्रोजेक्ट। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको बता दें कि इसमें कुछ पिछले वाले प्रोजेक्ट से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने वाला है, लेकिन एक एक चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। तो हम जैम के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे htdoc फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम है बुक स्टोर। मैं प्रोजेक्ट का नाम सोच के रखा हूँ बुक स्टोर, ठीक है। ये ऑलरेडी ही हरियाणा बेस्ड एक बुक सेलिंग कंपनी है और बहुत बड़ा इंडिया में इसका काम बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, ठीक है। तो नॉर्मली हम है ना इसको VS कोड में ले लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर बुक स्टोर को ऐड करेंगे। index.php पहला फाइल, पहला पेज, ठीक है। देखो, तो index.php में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक होम पेज का डिजाइन करेंगे, बट उससे पहले कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कुछ CSS अगर हम बनाएंगे अगर फ्यूचर में, तो CSS फोल्डर अलग बना लेते हैं। अगर कोई फ्यूचर में इमेजेस होगा तो उसके लिए अलग फोल्डर बना लेते हैं, और जितना भी इंक्लूड करके जो फोल्डर होगा वो सब इंक्लूड नाम का फोल्डर बना के डाल देते हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस कनेक्शन, हेडर का प्रोजेक्ट, बाकी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये जो बाहर का पेज है आप इंडेक्स देख रहे हैं, लेकिन एक फोल्डर और बनाएंगे जिसमें सारा काम एडमिन का करेंगे। एडमिन वो होगा जिसको प्रोटेक्टेड रखेंगे। एडमिन बुक को स्टोर कर सकता है, एडमिन कैटेगरी बना सकता है, एडमिन है ना उसको डिलीट कर सकता है, एडमिन उसको एडिट कर सकता है। सारा परमिशन एडमिन के पास होगा। पब्लिक उसको कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक क्या कर सकता है, कोर्स को देख सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, कोर्स को परचेस कर सकता है, ऑर्डर बना सकता है, कार्ड का पेज बना सकता है। ये सारी चीज यूजर कर सकता है, तो उसको बाहर करेंगे। और जो एडमिन का जितना कुछ होगा सब कुछ एडमिन फोल्डर में डालेंगे, जिसका मतलब है कि /admin करके हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग index.php के अलावा जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए हैं इसी को देखते हुए आप बनाइएगा, और ध्यान रखिएगा कि index.php किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है। हर उस फोल्डर के अंदर फिर अलग index.php होगा, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए index.php अंदर बाहर वाला ठीक ठाक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली इस जगह पर बेसिक HTML कोड लिख देंगे, और बेसिक HTML कोड के साथ साथ चूंकि हम प्रोजेक्ट टेलविन से बना रहे हैं तो हम टेलविन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेलविन इंस्टॉलेशन के लिए हमको यहाँ पे आना है और टर्मिनल में यहाँ पर अपना काम कंप्लीट करना है। इससे पहले हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम बुक स्टोर रखना है, तो हम लोग इसको config नाम का फोल्डर बना के डाल देते हैं, config.php, ठीक है। config.php बनाया है, इसमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे और कुछ फंक्शन भी बनाएंगे, बेसिक फंक्शंस बनाएंगे, और इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं पे करेंगे, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डिफाइन का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जो नाम सोचा है वो यहाँ डाल देंगे, बुक स्टोर। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे बना है, ध्यान रखिएगा PHP शुरू होना चाहिए तभी ये काम करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे PHP शुरू कर लेते हैं। ये कमेंट HTML वाला हो गया, इसलिए हम PHP यहाँ शुरू कर रहे हैं, नहीं तो वो भी कंपाइल होगा, एरर आएगा। तो हम लोग यहाँ PHP शुरू किया और ये बुक स्टोर बन गया। इसके अलावा हम लोग को डेटाबेस कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस के कनेक्शन का नाम कनेक्ट रखेंगे। कुछ चीज़ें तो उम्मीद है मुझे आप लगातार अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो पक्का है कि कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं। लोकल होस्ट, उसके बाद आपको डेटाबेस के यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम। तो बुक स्टोर रखेंगे तो बुक स्टोर ही डेटाबेस का नाम होगा। अगर आपका पोर्ट नंबर अलग है, 3306 नहीं है, कुछ और है, तो प्लीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका ये देखिए यहाँ पे बता भी रहा है पोर्ट नंबर नल होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको पोर्ट नंबर अलग है तो प्लीज़ आप पोर्ट नंबर अलग डाल दिएगा। और डाई, अगर किसी वजह से कनेक्शन एरर आता है तो DB कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। कनेक्शन का पेज एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक जो हम लोग यहाँ पे काम किए हैं, यह है DB कनेक्शन है, DB का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये कमेंट हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये HTML का कमेंट है और HTML का कमेंट हमको गलती से कर दिया मैंने,
ये मुझे PHP में करना था। तो ये हो गया प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस। और इसके अलावा अगर हमको कोई फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम यही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम फंक्शंस, ठीक है। जैसे फंक्शन में एक एग्जांपल देते हैं, बार बार रिडायरेक्ट के लिए हमको लिखना पड़ता है विंडो डॉट ओपन स्क्रिप्ट का टैग, थोड़ा सा बोरिंग है वो, उसको हम सही सॉल्व करते हैं। देखो, तो हम बेसिकली ना चाहते हैं कि हम रिडायरेक्ट जो हम डालें वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए। तो हम लोग इसके फंक्शन आते हैं, फंक्शन और इसका लिखते हैं रिडायरेक्ट टू, और इसके बाद जो भी हमको पेज में रिडायरेक्ट करना है वो पेज का नाम पास कर देंगे, और इसके अलावा हम एको लगाएंगे और स्क्रिप्ट का टैग डाल देंगे, यानी ये बार बार लिखना ना पड़े। हमको कई बार लिखना पड़ता है, हर जगह लिखना पड़ता है, जिससे बच जाएंगे हम, ठीक है। और पेज का जो भी नाम होगा वो डाल देंगे, वो प्रॉप्स पैरामीटर से आ रहा है, डॉट पीएचपी लगा होगा उसमें, और उसके बाद बिना डॉट पीएचपी डाले ही, मतलब छोड़ो हटाओ, डॉट पीएचपी डाल देंगे बस, अंडरस्कोर सब, ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग। तो ये हम फंक्शन का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमको कोई चीज़ को बार बार नहीं करना पड़े। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ कंसेप्ट है जिसके अंदर फंक्शन काम करता है। तो रिडायरेक्ट टू जब भी लगाएंगे इसका मतलब है कि हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी ये लाइन लिखने से बच जाएंगे। और हमको बार बार गलती भी हो जाता है, सिंगल कोट छूट जाता है, अंडरस्कोर छूट जाता है, बड़े दुख है, बड़े दुनिया में तकलीफें हैं, तो इससे यहाँ से बच सकते हैं। तो रिडायरेक्ट टू, ठीक है, रिडायरेक्ट टू फंक्शन का नाम है, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम बनाएंगे आगे, आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो खैर, ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशंस वाला पेज है, पहली नंबर लाइन पे ही इंपोर्ट कर लेना है। कैसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग? इंक्लूड लगाकर, इंक्लूड वंस, और ये फोल्डर का नाम इंक्लूड स्लैश config डॉट php। यहाँ पे क्या क्या आ गया? कनेक्शन आ गया, वो फंक्शन जो बनाया वो आ गया, वो जो कांस्टेंट बनाया वो भी आ गया। तो कांस्टेंट आ गया तो इंक्लूड, हाँ, तो ये एरर आ जाएगा अगर मैंने नहीं सही किया, तो ये एरर आना इको। अब मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट नेम जो है वो यहाँ पे दिखे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कुछ लिख देते हैं, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल बुक्स, ठीक है। तो ये एक तरह का स्लैंग हो गया, आप ये यूज कर सकते हैं इसके ब्रांड के साथ, ठीक है। वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल बुक्स, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसा कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या क्या बनाना है, तो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम यहाँ पे npm इंस्टॉल, यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ तो दिक्कत नहीं आ रहा है यहाँ पे। टेलविन CSS और कुछ इंस्टॉल करना होता है नहीं, तो ये टेलविन CSS पैकेज है जो कि npm की मदद से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। आप टेलविन का पूरा वीडियो बना हुआ है, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको टेलविन नहीं आता है तो बेसिकली वेट कर लीजिए। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, जिसका मतलब इंस्टॉलेशन यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम तब तक कुछ फाइल्स बनाते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेव बार, यानी कि इसका नाम रखते हैं होम डॉट php, ठीक है। होम नहीं, हेडर नाम चाहिए, सही नाम होना चाहिए, ठीक है, हेडर डॉट php। अब जो हेडर का कोड होगा यहाँ दिखेगा। इसके अलावा हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो इंक्लूड कर लेते हैं, कोड तो अंदर डाल ही लेंगे बाद में। और यहाँ इंक्लूड फोल्डर का नाम स्लैश हेडर डॉट php, ठीक रहेगा, सही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये बेसिकली हेडर है। और देखिए यहाँ सब कुछ आ गया। इसके बाद हमको लिखना है npx tailwind css init, पहला काम। इसके अलावा हमको CSS का जो फाइल बनाना है, बाहर नहीं बनाना है, मैंने एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ इनपुट आउटपुट सब बना लीजिए, इनपुट डॉट CSS यहाँ बनाइए ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक है। अच्छे से प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज होगा तभी वो बड़ा हो सकता है, नहीं तो बड़ा होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी से इसको सोच के चलिए कि हमको आगे फ्यूचर में कहाँ क्या रखना है। इनपुट के तौर पे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पहले कॉन्फिग में जाइए और यहाँ स्टार लगाना, राइट। स्टार का मतलब हर फोल्डर में अवेलेबल हो। अब आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारा फोल्डर हो गया, इसलिए आपको एक एक करके बताना चाहिए। एडमिन स्लैश स्टार, इसका मतलब एडमिन के अंदर सारा, ठीक है। इसी तरीके से आप बताइए स्लैश CSS है तो उसके अंदर जितना भी फाइल है उसके अंदर सारा। तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर सीधा सीधा एक बात लिख सकते हो कि स्टार स्लैश स्टार स्टार, ठीक है। ऐसे स्टार स्टार यानी फोल्डर का नाम स्टार, ऐसे लिख सकते हो, यानी कोई भी फोल्डर कोई भी फाइल सबको कवर कर लिया। तो ये इस तरह का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी आप अंदर के फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे टेलविन के साथ, नहीं तो मालूम चलेगा बाहर का फोल्डर काम कर रहा है अंदर काम ही नहीं कर रहा। तो कॉन्फ़िगरेशन सही सेटअप होना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं कहाँ से सेटअप होता है। गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपना इंस्टॉलेशन के पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि लोग बताते हैं .src डॉट मतलब इसके अंदर फोल्डर में कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर डॉट मतलब फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है, देखिएगा सब जगह रहता है।
ये वो CSS की मदद से जो पेज है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बताया जाएगा। तो आप नॉर्मली इससे फ्री हो सकते हैं कि स्टार मतलब सब में और स्लैश स्टार आगे लगा हुआ रहता है नहीं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कर सकते हैं डॉट स्लैश स्टार, मतलब डॉट स्लैश मतलब रूट फोल्डर, रूट फोल्डर के अंदर जितना फोल्डर है, डॉट दो बार स्टार मतलब जितना फोल्डर है उसके अंदर जितना फाइल है सब में अलाउड, ये अलाउड हो जाएगा। अब इनपुट में आ जाएंगे और यहाँ @tailwind जब लिखिएगा तो काम करेगा, देखिए काम कर रहा है। अब वहाँ नहीं अलाउड होगा तो tailwind काम ही नहीं करेगा, नहीं आएगा। बेस, यूटिलिटी और कंपोनेंट, ये है ना कंपोनेंट, तीनों को इंपोर्ट कर लेना। आउटपुट में तो आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे लिखेगा npx, अब देखिए थोड़ा मेहनत है इसमें, tailwind css और उसके बाद डैश आई यानी इनपुट। अब आपको CSS फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा, CSS के अंदर इनपुट है ना, बाहर नहीं है ना। डैश ओ यानी आउटपुट, CSS के अंदर है, आउटपुट डॉट CSS दैट इज वॉच, समझ आ गया। अब ये आउटपुट को आपको कॉन्फ़िगरेशन में डाल देना है, ये कि आपको अपने इंडेक्स में आना है और यहाँ पे लिंक कर लेना है, स्टाइल लिंक CSS। कैसे फोल्डर आएगा, CSS स्लैश आउटपुट ऐसे। तो CSS फोल्डर के अंदर, बाहर नहीं रखना, कितना बाहर फैलाइएगा, कहीं ना कहीं तो ज़्यादा सामान हो जाए तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ऐसे ही। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने ब्राउजर में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और मेरा प्रोजेक्ट का नाम बुक चोर, ठीक है। ऐसे नहीं है, चुरा लो जैम सर्वर, जैम नहीं कर रहा है सर्वर काम, लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा है, सर्वर ऑफ है, सोया हुआ है, बुला लीजिए। कंप्यूटर ऑफ हो गया था रात में इसलिए, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ नहीं होता है। अब ये होगा ब्लॉक, बोल देते ताकि नहीं हो, और थोड़ा इत्मीनान भी रहता है कि हाँ चलो हो गया तो कोई बात नहीं, इसको इंतजार पे। देखो MySQL का एरर आ गया, डेटाबेस बुक चोर नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे आएंगे और PHP में एडमिन आएंगे, वहाँ बुक चोर बना देंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलिए, अगर आप लोग की मर्जी हो तो हम यहाँ से बना दें, ठीक है बना देते हैं, रिकॉर्ड में रह जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे CD करके आपको पहले आना है MySQL फोल्डर के अंदर में, उसके अंदर में MySQL फोल्डर के अंदर में बिन नाम का फोल्डर होता है, वहाँ आना है, वहाँ लॉगिन करना है MySQL स्पेस डैश यू का मतलब यूजर है, रूट पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं क्योंकि पासवर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस, मुझे तो यही आता है, यही वाला ज़्यादा आसान लगता है मुझे। तो बुक चोर, अब क्योंकि मैं DBMS क्लास में भागा नहीं था, ठीक है। तो ये बुक चोर बन के तैयार है और ये जो एरर आ रहा था ना ये नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे बुक चोर आ चुका है, देखिए चोरी से एकदम यहाँ पे घुस गया है चोर, बुक चोर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आते हैं, ये इनपुट का जरूरत नहीं है, आप सबको हटा दीजिए, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम हो गया है उसको हटा दीजिए। अब आते हैं हम हेडर बनाते हैं, हम सबको बताया कि हमको कैसे बनाना है, फ्लेक्स 1 BG डैश, ठीक है। ग्रीन कलर लेते हैं क्योंकि अच्छा रिप्रेजेंट होगा, कम से कम थोड़ा सा कूल, और ग्रीन मतलब पढ़ाई लिखाई उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ग्रीन थोड़ा न्यूट्रल कलर होता है। इसके बाद होता है आइटम डैश सेंटर, पता नहीं आप फिलॉसफी समझ रहे हैं कि नहीं, जस्टिफाई बिटवीन, कुछ से कुछ बोल देते हैं, ठीक है। फिलॉसफी है कि ग्रीन कलर जो है ना वो शांति का प्रतीक जैसा होता है कि हाँ भैया सब कुछ ठीक ठाक है, हरियाली है, नेचुरल है। इसके बाद अगर रेड कलर बताते हैं तो वो कोई खाने पीने का सामान होना चाहिए, ज़्यादातर जंक फूड के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोका कोला का कलर हुआ या KFC का कलर हुआ या फिर आपका जोमेटो का कलर रेड कलर होता है। तो नॉर्मली रेड रिप्रेजेंट एग्रेसिवनेस को, गुस्सा को, भूख को, ठीक है। और एग्रेसिवनेस मतलब जिसमें ब्रेन काम नहीं करे बेसिकली, नॉर्मली है ना लोग है ना अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर के आसपास का जो कलर है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आधुनिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फेसबुक का कलर, याहू का कलर, गूगल का कलर, ये सब ज़्यादातर ब्लू कलर की तरफ पड़ता है, यानी इसका नॉर्मल टेक्स्ट जो कलर के है वो टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेन्स को, नॉर्मली खाने पीने के सामान को जो थोड़ा न्यूट्रल है। और जो बहुत हरी सब्जियां हैं वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होती हैं, हरी सब्जियां या ग्रीन कलर। आजकल देखिएगा बैटरी का भी जो है ना लेबल है ना वो भी हरा रंग में आता है। अब कोई कार है वो हरे रंग में है तो इसका मतलब वो ग्रीन हो सकता है, गो ग्रीन, मतलब वो कंसेप्ट ये है कि उसमें पॉल्यूशन फ्री है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बैटरी बनाने में पॉल्यूशन बहुत लगता है
ऐसी फालतू चीज़ें बहुत बेकार है। खैर, पैडिंग लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे H1 चिपकाएंगे और सॉरी पैडिंग यहाँ क्यों लगाएंगे, ऊपर ही लगा देंगे। H1 चिपकाएंगे और इसमें लिखेंगे टेक्स्ट डैश 2XL या 3XL और ये लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम। अब हमको प्रोजेक्ट का नाम का जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या बुलाएंगे, प्रोजेक्ट नेम। आ गया। इसके बाद मुझे सर्च की जगह चाहिए, एकदम मस्त वाला सर्च चाहिए, तो हम इसलिए सर्च की जगह बनाते हैं डॉट फ्लिक्स और यहाँ पे ये डिव से नहीं बनाते, छोड़ दो, फॉर्म टैक्स बनाते हैं डॉट फ्लिक्स। अब इसके अंदर में डालते हैं इनपुट और उसका थोड़ा बॉर्डर, थोड़ा पैडिंग, थोड़ा सा ऊपर नीचे से पैडिंग और डब्ल्यू डैश फुल, पता नहीं कितना सही है, थोड़ा सा पहुँचते हैं हम लोग सर्च बुक बाय टाइटल ऑथर ISBN नंबर, किसी से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये पट्टी मैंने डिज़ाइन कर रहे हैं लगातार, देखिए आता है कि नहीं। हाँ, कलर वाला तो डिस्कस ही नहीं किया, नहीं कलर तो डिस्कस किया है, कॉन्फ़िगरेशन काम ही नहीं किया ना। इनपुट में कुछ गलत हो गया, CSS छूट गया, ओ सेमी कॉलम, वाह। ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन जो हम किए हैं वो सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी ज़रूरी होता है। तो हम ऐसे फोल्डर बाय फोल्डर कह सकते हैं, इंक्लूड के अंदर इंक्लूड स्लैश स्टार ऐसे, और भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे ये तो रहने देते हैं जो था पहले से। इसके अलावा देखो आ गया इसमें, लेकिन इसमें अभी भी CSS वो इमेजेस काम नहीं कर रहे, मतलब बैकग्राउंड काम नहीं कर रहे, राइट। तो सही से बात नहीं हुआ। यहाँ पे आउटपुट है क्या चीज, फोल्डर टू फोल्डर डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो चलो हम फोल्डर टू फोल्डर ही डिस्कस कर लेते हैं कि CSS नाम का एक फोल्डर है और ये हमको आगे लगाना चाहिए रूट फोल्डर बताने के लिए, उसके अंदर जितना कुछ है वो और क्या करें, तो आ गया। तो बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, काम कर रहा है मतलब काम हो गया, अब आगे कुछ नहीं करेंगे, ये सब बंद करो और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। ये फॉर्म के बाद जो सबमिट बटन है वो कहाँ दिखेगा, तो इनपुट टाइप सबमिट दिखेगा और उसके बटन की जगह पर गो लिखा रहेगा, ठीक है। बाद में क्लास लगा के BG डैश रेड कलर का टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 इस तरीके का मैसेज दे सकते हैं। ये आप घबराइएगा मत कि ये ऐसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब नीचे यहाँ पे लिंक्स बनाएंगे ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। फ्लिक्स ए टैग क्लास टेक्स्ट वाइट और मार्जिन अगर हमको देना तो गैप से दे देंगे। होम साइन अप लॉगिन वॉगिन रखेंगे ना, इसलिए ये सब जरूरी है। लॉग आउट, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें रखेंगे जैसे कार्ड वगैरह, तो घबराने की बात नहीं। पैडिंग में नहीं दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे पैडिंग देंगे PX10 PY 543 कुछ भी दे सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखो, ठीक है। वो गैप भी आएगा, उसमें आता है सब, थोड़ा सा आपको इंतजार करना। अब मान लीजिए कि हम डाल दिया, आ गया, अब आगे बढ़ जाइए क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डैश वाइट और यहाँ पर लिखिए फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, सब आता है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे का काम करना, बट इससे पहले ये वाला डब्बा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे डब्ल्यू डैश फुल लगाए थे, बट ये काम नहीं किया क्योंकि इसका अपना कुछ विथ नहीं है। डब्ल्यू डैश क्या करें, यहाँ पे डब्ल्यू डैश मैक्स डैश डब्ल्यू डैश MD ऐसे ट्राई करें। विथ दे देते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। 500 पिक्सल हार्ड कोड में दे देते हैं, बाद में मोबाइल स्क्रीन के लिए हटा देंगे, ठीक है। बड़ा हुआ 500 है इसलिए इतना बड़ा हुआ, अगर आप 700 करेंगे तो 700 जितना बड़ा हो जाएगा, उस पर सोचना नहीं है। रिफ्रेश का वेट कीजिए, रीबिल्ड का वेट कीजिए, तब रिफ्रेश कीजिए तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो आपका हेडिंग तैयार है,
और आगे का काम करते हैं। अच्छा, ये लॉग आउट नहीं, पहले लॉग इन होना चाहिए। लॉग इन होने के बाद लॉग आउट दिखाएंगे, ठीक है। आइकन्स भी दिखाएंगे, तो आइकन्स के लिए हम लोग हीरो आइकन हमेशा यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। आइकन सोर्सेस को अच्छा इंप्रेसिव बना सकता है, तो होम के लिए होम आइकन आते हैं यहाँ पे, और जो होम लिखा हुआ है इसको एंटर मारते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं, और इसको किसी स्पैन में रख लेंगे। यहाँ पे पहले आइकन ही डाल देते हैं, और जो रेस्ट पार्ट बचा ये, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्लिक्स आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, अलाइनमेंट हो जाएगा अच्छा। अच्छा, एक मिनट दीजिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर होम को लिखा और यहाँ पे आइटम सेंटर डाल दिया, जिसके बाद क्या होगा, आइकन एकदम अलाइन हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से हमको इसका भी आइकन चाहिए, तो इसको भी एंटर मार देते हैं और यहाँ पे भी आइकन दे देंगे साइन अप के लिए, और इसी तरह से लॉगिन के लिए भी दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक आइकन दे देते हैं ताकि थोड़ा आगे समझ में आए कि हाँ क्या करने वाले हैं। तो देखो आइकन दिख रहा है, और आपस में गैप चाहिए तो गैप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलिए, तो ये हो गया है गैप वैप के साथ। आगे का काम क्या करना है सुनिए। आगे का काम ये करना है कि हमको यहाँ पे एक पट्टी बनानी है और उसमें कैटेगरीज दिखाना है, अलग अलग बुक की कैटेगरीज। तो कैटेगरीज दिखाने के लिए हम यहाँ पट्टी बनाते हैं, यानी कि साइड बार बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम इंक्लूड का इसका सहारा लेंगे। क्योंकि हम ये साइड बार जो हम बना रहे हैं, बेसिकली हमको ये चाहिए इस तरीके से प्रोजेक्ट में। तो देखो टेलविन की तरह ही एक और चीज़ होता है, वो उसके बारे में बताते हैं। टेलविन की तरह एक और चीज़ होता है जो इस तरह का साइड बार बनाने में या सब चीज़ बनाने में मदद करेगा आपका, उसका नाम है फ्लो बिट। फ्लो बिट टेलविन का एक लाइब्रेरी है, टेलविन से बना हुआ एक पूरा कंपोनेंट बेस्ड बिल्डिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है। देखो टेलविन से ही, तो फ्लो बिट को आपको इंस्टॉल करना या उसको प्लग इन करना जरूरी होगा। तो सिंपली दो लिंक को लाइए और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नीचे आइए, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे सीरियल में एक लिंक है CSS का, एक लिंक है जावास्क्रिप्ट। इसको बस कॉपी करना आपको। देखो ये कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर दिए। सॉरी, यहाँ पे कॉन्फ़िग इंडेक्स, हाँ ये देखो, ये जो एक्चुअल जगह पे जहाँ पे CSS था टेलविन का, वहीं पे एक तो फ्लो बिट का भी CSS डाल देना है। और ये जावास्क्रिप्ट है, इसको आप अपने कोशिश कीजिए कि बॉडी टैग के बंद होने से पहले डाल दो। तो ये नीचे रहेगा तो लोड बाद में होगा, और इससे स्पीड वेबसाइट का खराब नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे डाल दिए। तो ये दोनों जगह अलग अलग जगह डाल दिए। इससे क्या होगा, आप एनेबल कर सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कितना सारा कंपोनेंट्स का है। तो कंपोनेंट में जैसे कि अगर आप बना रहे हैं कार्ड, तो इसमें पूरा बना हुआ कार्ड है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आप पूरा बना हुआ कार्ड को यूज कर सकते हैं। जस्ट कॉपी और पेस्ट, लिखा हुआ CSS टेलविन का ही है, लेकिन ये तो आप बना भी सकते हैं टेलविन से। फिर फ्लो बिट का क्या फायदा होगा, जैसे फ्लो बिट का फायदा ये होगा कि जैसे ड्रॉअर बनाना, देखिएगा ध्यान से, ड्रॉअर बनाना है। तो ड्रॉअर क्या होता है, ये देखिए, इस तरह का फीचर आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो क्लिक करने से ये साइड से आ रहा है, इस तरह का फीचर आप एनेबल करा सकते हैं ड्रॉअर की मदद से। चलिए हम आपको दिखाते हैं करके। तो हम साइड बार में जो कोड लिख रहे हैं या ड्रॉअर में जो कोड लिख रहे हैं, उसको इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल में दिखाते हैं। ये ड्रॉअर का कंपोनेंट हो गया, और ड्रॉअर को ट्रिगर करने के लिए ये बटन हो गया, ठीक है। तो ड्रॉअर का कंपोनेंट मान लीजिए मेरा साइड बार है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिए हम कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कंपोनेंट को खाली कॉपी पेस्ट किया था, इसको साइड में डाल देते हैं, साइड बार जो नाम बताया उसमें डाल देते हैं। इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने हेडर में इंडेक्स में, सॉरी। तो हम यहाँ हेडर के नीचे ही साइड बार डाल देते हैं, ठीक है, या जहाँ डालना है वहाँ डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक कंटेनर बनाएंगे या w-full लगाएंगे, उसके अंदर में हम लोग है ना लिख देंगे फ्लिक्स, इसी में लिखेंगे फ्लिक्स -1 और ये फ्लिक्स सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर में आएंगे w- और लिख देंगे यहाँ 2 बाय या 1/4, मेरे चौथा हिस्सा है 25%, ठीक है। अब इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं साइड बार को एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब जब इंक्लूड कर रहे हैं साइड बार को, तो आपका साइड बार कंपोनेंट इससे ट्रिगर होगा, ये बटन चाहिए हमको। हम कहीं भी लगा सकते हैं बटन, हम हेडर में भी लगा सकते हैं इस बटन को। हेडर में फॉर एग्जांपल हम लोगो से पहले लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगा दिया। तो इससे क्या कंसेप्ट बनेगा कि यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, आ गया, इस पर क्लिक करने से ये साइड से आएगा, देखा आपने। तो ये आपका प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। देखिए बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग ना इस बटन को तो अपनी जगह सही है, बटन को क्या करेंगे, शो ड्रॉअर लिखा हुआ है ना, इसमें आइकन यूज करेंगे, और ये बटन का डिजाइन है ना, उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। मतलब बेसिकली हम दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। इसके लिए हीरो आइकन के पास पहुंचेंगे और यहाँ लिखेंगे
लिस्ट या मेन्यू नाम से सर्च करेंगे। मेन्यू, देखो ये 3 वाला लाइन है, 3 बार वाला, कॉपी कर लेंगे इसको और जहां लिखा हुआ है शो ड्रॉअर वहां लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो शो ड्रॉअर लिखा हुआ उसकी जगह ये आ रहा है, ठीक है। और इसको यानी बटन को, देखो बटन को और ये जो H1 लिंक है ये दोनों को एक ही डिप में डाल दूंगा, जो कि मेनली मेरा एक डिप बन जाएगा। फ्लिक्स 1 करके इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये आपस में इतना गैप जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लिक्स लगा देंगे तो आपस में बगल बगल में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा गैप दे देंगे तो ये आपस में अलग अलग भी हो जाएगा। और आइटम सेंटर लिख देंगे तो अलाइनमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये जो ब्लू रंग का बॉर्डर मिला है ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे BG डैश ट्रांसपेरेंट, मतलब बैकग्राउंड का कलर चाहिए, देखो ट्रांसपेरेंट। होवर करने पे क्या चाहिए, तो बस बेसिकली हमको होवर करने पे स्लेटी कलर चाहिए, जो भी ज़्यादा नहीं 200 के आसपास। टेक्स्ट कलर क्या होगा, व्हाइट होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन होवर करने पे टेक्स्ट कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो होवर डैश टेक्स्ट डैश स्लेटी डैश 700 लिख चल भी रहे हैं। काम इस्तेमाल फ्लोबिट के एक फीचर का कर रहे हैं। फोकस क्या है, फोकस नॉर्मली इसको रिंग देता है, हमको नहीं चाहिए, हटा देते हैं। फोकस रिंग 4 का दे रहा है, ये हटा देते हैं, काम नहीं है। और डार्क वर्जन में क्या होगा, ये सब CSS लिखा हुआ है, सबकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। देखो पूरा CSS हटा दिया, तो है बहुत कुछ हम इसमें से हटा दिया, लेकिन ये एक चीज पे काम करता है, वो है ID पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टारगेट पे ड्रॉअर एग्जाम्पल, तो इसका नाम हम चेंज करके लिख देंगे साइड बार, ठीक है। और इसका नाम यहाँ 3 जगह चेंज होगा, जहाँ जहाँ ड्रॉअर एग्जाम्पल लिखा होगा वहाँ साइड बार, और यहाँ पे भी साइड बार। अब ये ID कहाँ से उठाया है इसने, वो दिखाते हैं। साइड बार, ये साइड बार में जाओगे ना तो वहाँ पे जो मेन डिव उसका ID का नाम है ये, उसको चेंज करके क्या कर देंगे, साइड बार। और यही नहीं, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ चेंज कर दो। इससे क्या फायदा होगा, एक ही बार में रिप्लेस कर देते हैं साइड बार, ठीक है। तो 3 जगह पे तो तीनों जगह रिप्लेस करवा दिए, सब जगह साइड बार साइड बार साइड बार एक साथ हो गया। कंट्रोल H से होता है ये, आप कंट्रोल H लगाएंगे तो हो जाएगा। देखो देखने में कैसा लग रहा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइड बार लेकर आएगा, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट सही नहीं है अभी भी, पैडिंग होने की वजह से होगा। पैडिंग हटा देते हैं, देखो इसमें पैडिंग मार्जिन सब दिया हुआ है ना बटन के ऊपर, ये सब हटा देते हैं क्योंकि हम गैप सब कंसिडर कर लिए। बढ़िया लग रहा है, देखो परफेक्ट। तो ये अलाइनमेंट भी इसका सही हो गया और काम भी हो गया। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसमें अभी कोई काम करने को नहीं है। टेक्स्ट डैश SM वगैरह लिखा हुआ इसकी जरूरत नहीं है। राउंडेड डैश LG इसकी भी जरूरत नहीं है। मीडियम फॉन्ट साइज हो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जितना CSS का जरूरत नहीं है आपको हटा देना। अब ये देखिए बढ़िया दिख रहा है। अब जो साइड बार की पट्टी है वो क्या दिखाएगी, तो साइड बार की पट्टी में ये सब है कचरा भरा हुआ। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे ये बटन है, ये नहीं चाहिए हमको। ये पैराग्राफ है, नहीं चाहिए हमको। ध्यान से बंद कीजिएगा, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे जाइएगा। पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो टी का टैग वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। देखो ये पैराग्राफ खत्म हो गया, और ये ग्रीड है, ये ग्रीड्स है, ये सब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, इस सब को हटा देंगे, खाली कर देंगे, मतलब पूरा डिव खाली कर देंगे। देखो बस मेन डिव नहीं खाली कीजिएगा, वही आपका सब कुछ है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये H5 ये सब की जरूरत नहीं है। देखो अभी भी ये काम कर रहा होगा, बस ब्लैंक आ रहा होगा। अरे ये कैसे हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये पैडिंग खत्म हो गया, देखो ब्लैंक आ रहा है। तो इसको हम लोग पैडिंग दिए थे वो खत्म हो गया। हेडर में पैडिंग हटा दिए गलती से क्या, नहीं हेडर में तो पैडिंग है, गैप, ठीक है। हेडर कंट्रोल Z कर लो, अगर तुमको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो कंट्रोल Z कर लो और फिर देख लो। हाँ कंट्रोल Z की वजह से। और ये देखो ये तो चिपक गया। फ्लिक्स 1 इसको दिए ना तो ये पूरा जगह ले लिया। लोगो में यहाँ दिए थे हम, मुझे याद है। ये देखो डिप में फ्लिक्स 1 दिए थे, ये ना देते तो बाकी नॉर्मल रहेगा। अब नॉर्मल है, देखो ब्लैंक आ रहा है। अब इस पर काम करते हैं। सिंपल साइड बार में आ गए, और साइड बार में देखो ये H5 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। डिव को क्लोज कर दो, SVG क्लोज हो गया, H5 क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोग है ना जो काम करने वाले वो सुनो क्या है। बेसिकली हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा जो जो बुक का कैटेगरी होगा वो दिखे, और किसी भी क्लिक करके हम जा सके। तो हम बनाते हैं H5 के बाद यहाँ पे एक फ्लिक्स, और फ्लिक्स डैश कॉल क्योंकि एक दूसरे के नीचे आएगा, और गैप Y4, ठीक है। और A टैग की मदद से भी ये काम पूरा कर सकते हैं। क्लास, और यहाँ पे लिख दिया मान लो
कॉमेडी, इसी तरीके से मान लो साइंस, ये जॉनर्स हो गए नॉर्मली। ड्रामा, फिक्शन, फिक्शन का स्पेलिंग क्या था? FEFACTI, ठीक है, FICTI, फिक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं नॉवेल, नॉवेल ऐसे होता है, इस तरीके का लिंक लिख सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा, ये ऐसे आएगा। तो हम ये डेटाबेस से बुलाएंगे, इसलिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए खाली आपको दिखा दें। अब इसका सबका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना होगा, तो इसमें जैसे पैडिंग लगाना होगा, बाकी चीज़ें करनी होगी। तो पैडिंग 3 लिख देते हैं, PY3, PX1 या 2, ज़्यादा नहीं। टेक्स्ट साइज क्या होगा, तो टेक्स्ट डैश 2XL, 2XL तो एक्सेल सही रहेगा। फॉन्ट मीडियम, मीडियम लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें कर देंगे तो क्या होगा, इसका साइड बार और अच्छा हो जाएगा। रिफ्रेश होने देते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से दिखेगा, और कैटेगरीज हम सर्च कर सकते हैं। ओवर करने पर BG डैश ग्रीन 200, यानी बैकग्राउंड हल्का सा दिखना चाहिए, विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। रिफ्रेश, देखो अभी जो एक्स्ट्रा पैडिंग मिल रहा है हमको चारों तरफ से, वो खत्म करने के लिए हम यहाँ P-4 लिखा हुआ उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एरिया आ रहा है वो नहीं आएगा। अब जो अंदर का पैडिंग है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये 1 दिया है ना, उसको 3 दे देते हैं, ये अपना घसक जाएगा। देखो, वो आप जैसे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर, कंप्लीट अप टू यू। तो नॉर्मली हम लोग ये एक तरह का साइड बार बना दिए ताकि हम लोग आराम से नेविगेट कर सकें, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो नीचे यहाँ पे करेंगे। बट मेरा समय खत्म हो गया है और क्लास थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाइए, कंप्लीट कीजिए, प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।